गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल कॉम्प्रिहेंसिव स्टडी। आज की वीडियो में हम 15th सेंचुरी पोइट्री को डिस्कस करेंगे। इससे पहले वाली वीडियोस में हम चौसर के कैंटरबरी टेल्स को डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं एंड द अदर इम्पोर्टेंट वर्क्स बाय जोफ्रे चौसर उनको भी हम डिस्कस कर चुके हैं। इस वीडियो में हम 15th सेंचुरी इंग्लिश पोइट्री को डिस्कस करेंगे। इस इरा में कौन कौन से मेजर पोइट्स थे और क्या हमारे नेट के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट हैं, उन सबको हम डिस्कस करेंगे। सो विदाउट एनी डिले लेट्स स्टार्ट। 15th सेंचुरी बैरन पीरियड, जो चौसर के बाद मेनली इंग्लिश लिटरेचर में कोई ऐसा मेजर पोइट नहीं था जो जिसको हम इंग्लिश लिटरेचर का एक ये कह सकते हैं कि चौसर के बाद इस पोइट ने अपनी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ एक तरीके से इंग्लिश लिटरेचर को थ्रोन किया है। ऐसा कोई मेजर पोइट नहीं था, इसीलिए इंग्लिश लिटरेचर में इस 15th सेंचुरी चौसर की डेथ के बाद पोइट्री को और ड्रामा में किसी भी पीरियड में इसको बैरन पीरियड के नाम से जानते हैं। उसके बाद कुछ ऐसे इंग्लिश चौसरियंस थे और स्कॉटिश चौसरियंस ही आए थे जिन्होंने चौसर को फॉलो करते हुए कुछ पोइट्री लिखी थी। तो इस वीडियो में हम उन्हीं को डिस्कस करेंगे। द पीरियड ऑफ 150 ईयर्स आफ्टर चौसर्स डेथ इज़ comparatively a blank space in poetry. In other department, the period was less unproductive. In prose, it produced one great book, Melories मॉर्टे डी आर्थर की पीरियड। ये जो पीरियड है चौसर की डेथ के बाद पोइट्री में स्पेशली जो है वो बिल्कुल ब्लैंक था। कोई ऐसा मेजर पोइटिकल वर्क नहीं लिखा गया था इस पीरियड में, इसलिए हम इसको ब्लैंक पीरियड के नाम से जानते हैं। और दूसरे डिपार्टमेंट्स में भी ये लेस अनप्रोडक्टिव ही था। और प्रोज में मेन वर्क है हमारा मेलोरीज, जो कि मेलोरी ने लिखा है मॉर्टे डी आर्थर। It witnessed the establishment of the drama, and it was in this period that the Old English folk songs और ballads were written। और उसके बाद इंग्लिश में इस पीरियड में ओल्ड इंग्लिश फोक सॉन्ग्स लिखे गए थे और कुछ बैलेड्स लिखे गए थे। प्रोज में कुछ वर्क्स लिखे गए थे, लेकिन पोइट्री में ऐसा कोई मेजर वर्क नहीं था जो लिखा गया था। Several explanations have been given to account for the dearth of good poetry in the 15th century. It is said that conditions were unfavorable to poetry and the arts. The War of the Roses had killed off the flower in English nobility, and there were no patrons. तो इंग्लिश लिटरेचर में ऐसे बहुत सारे मेजर क्योजेज़ हैं जिसकी वजह से पॉलिटिकल वर्क नहीं लिखे गए थे। तो इस पीरियड में कहा जाता है कि जो वॉर ऑफ द रोजेज़ हुआ था इंग्लिश थ्रोन के लिए, तो उसका हो सकता है वो भी एक मेजर रीज़न हो सकता है जिसकी वजह से कोई ऐसे ग्रेट वर्क नहीं लिखे गए। क्योंकि पोइट्स जो है उस टाइम पे ऐसा कोई हम ये नहीं बोल सकते कि पोइट का एक ऐसा प्रोफेशन है जिसके दम पे पोइट जो है वो अपनी लिविंग को चला सकता है। तो पोइट को एक सहारे की ज़रूरत होती थी। और तो इस इरा में कोई ऐसा मेजर पैट्रॉन्स नहीं थे जो किसी पोइट्स के को मतलब कि कुछ फैसिलिटीज़ दे के पोइट्री को बढ़ा सके। द रीज़न इज़ नॉट वेरी कन्विंसिंग, फॉर इफ़ वी नो दैट द फाइनेस्ट वर्क ऑफ द 14th सेंचुरी, दैट ऑफ चौसर, लैंगलैंड एंड गोवर, वॉज प्रोड्यूस ड्यूरिंग द ट्रबल्ड रेन ऑफ रिचर्ड सेकेंड। अगर हम ये रीज़न देते हैं कि वॉर ऑफ द रोजेस के कारण जो है पोइटिकल वर्क नहीं लिखे गए थे, तो ये रीज़न हमारे लिए कोई ठोस रीज़न नहीं है, कोई हार्ड रीज़न नहीं है। क्यों? क्योंकि जिस टाइम पे चौसर, विलियम लैंगलैंड एंड जॉन गोवर जो जिस टाइम पे पोइटिकल वर्क्स लिख रहे थे, अपनी ग्रेट वर्क्स लिखे उन्होंने, उस टाइम पे भी इंग्लैंड की जो रिचर्ड सेकंड का जो रेन है वो भी ट्रबल्ड ही था। उसमें कोई ऐसा वो नहीं था कि जो जिसकी वजह से मतलब कि कोई शांति वाला माहौल नहीं था, वो भी जो है ट्रबल्ड रेन था। तो इसीलिए इस इरा में भी पोइटिकल वर्क्स लिखे जा सकते हैं। रीज़न कोई और है इसके पीछे कि इस इरा में क्यों नहीं लिखे गए मेजर वर्क्स। इट इज़ ट्रू दैट पीस एंड प्रोस्पेरिटी आर कंडसिव टू द ग्रोथ ऑफ द आर्ट्स, बट इट इज़ इक्वली ट्रू दैट द रियल जीनियस हैज़ अ वे ऑफ breaking out even in the most unpropitious circumstances. Another theory blames the absence of first-rate poetry in the 15th century or the transitional state of the English language.
तो इस इरा में क्या हुआ था कि ये जो है अब ट्रांजिशनल स्टेट ऑफ द इंग्लिश लैंग्वेज है। ट्रांजिशनल स्टेट क्यों है? क्योंकि अब तक जो इंग्लिश है, चौसर ने ही ईस्ट मिडलैंड डायलेक्ट को चूज़ करके इंग्लिश लैंग्वेज को एक बेस प्रोवाइड किया था। तो इंग्लिश लैंग्वेज अब धीरे धीरे इमर्ज हो रही है, क्योंकि चौसर के टाइम पे तो इंग्लिश लैंग्वेज सिर्फ लोअर क्लास ही यूज़ करती थी। मेनली जो लैटिन और फ्रेंच लैंग्वेज जो है वही जो अपर क्लास सोसाइटी है उन्हीं लैंग्वेज को यूज़ करती थी। तो इंग्लिश लैंग्वेज का एक ट्रांजिशनल पीरियड था। इस टाइम पे इंग्लिश लैंग्वेज जो है वो उसका ग्लोरिफिकेशन हो रहा है। ग्रेट चेंजेस इज ग्रामर एंड प्रोनाउंसिएशन वर टेकिंग प्लेस। बहुत सारे चेंजेस आए ग्रामर में भी और प्रोनाउंसिएशन में भी। चेंजेस विच लेड ओवर द सेंचुरीज टू मॉडर्न इंग्लिश द फाइनल ई विच वॉज एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ मैनी वर्ड्स इन चौसर and being fully pronounced counted as a syllable was dropped in the 15th century। चौसर की जो पोलिटिकल वर्क्स हैं, उस चौसर ने जो इंग्लिश लैंग्वेज डायलेक्ट का ईस्ट मिडलैंड डायलेक्ट को यूज़ किया, तो हर एक लाइन में चौसर जो है वो एक फाइनल ई का यूज़ करते थे। और वो एक उनकी आइडेंटिटी भी है कि चौसर जो है वो ई का ज़्यादा यूज़ करते थे अपनी वर्ड्स में। तो इस इरा में 15th सेंचुरी में इस ई को ड्रॉप किया गया। The result was that the news of Chaucer's was not very appropriated. Possibly his decasyllabic lines were read as octosyllabic and additional and therefore inconvenient syllable being slurred over additional and therefore inconvenient syllable being slurred over hastily। जो चौसर ने इस टाइम पे मतलब कि अपने जो डेकासिलेबिक लाइंस लिखी गई थी वो भी जो है ऑक्टोसिलेबिक फॉर्म में अब ज़्यादा यूज़ किया जा रहा था इसका। However, that may be his follower imitated him without understanding and टेक्निक ऑफ हिज वर्सिफिकेशन। जो उसकी फॉलोअर्स थे उन्होंने भी जो है उसकी इमिटेट किया उसको, लेकिन जैसे जिस वर्सिफिकेशन की जो टेक्निक चौसर ने अपनाई थी उस टेक्निक को नहीं फॉलो किया। ही वॉज रिगार्डेड एज इरेगुलर एंड क्रूड। दिस मिसअंडरस्टैंडिंग लीड टू देयर टेकिंग वट एवर लाइसेंस दे प्लीज्ड विद देयर आउन वर्सिफिकेशन। तो उन्होंने जो भी मतलब अपने अकॉर्डिंग जो भी उनको ठीक लगा उसी के अकॉर्डिंग उन्होंने अपनी वर्ड्स को चौसर के मॉडल पे फॉलो किया है। द वर्ड्स ऑफ हिज इमीडिएट फॉलोअर ऑक्लिव एंड लिडगेट आर लिटल मोर दैन डॉगरल। चौसर continued to be misunderstood at least in theory for nearly 400 years, and it was nearly in 1775 that Thomas Trivett hit upon his secret. In actual practice, however, the secret of Chaucer's rhythm was restored to English words in the middle of the 16th century by Watt and Surrey, who sought inspiration from Italy as Chaucer before them had sought it from France। तो चौसर के बाद जो है वो ओनली 1775 में थॉमस ट्राइविट ने जो है उसके सीक्रेट को हिट किया था। और एक्चुअल प्रैक्टिस में चौसर जिस तरीके से चौसर ने जो है वो फ्रेंच लिटरेचर से इंस्पायर होकर अपने वर्क्स को लिखा था, उसके बाद जो है 16th सेंचुरी में ठीक उसी तरह वाट और सरे अर्ल ऑफ सरे ने हेनरी होवर्ड, जिनका नाम है अर्ल ऑफ सरे का, उन्होंने जो है जैसे चौसर ने जिस तरीके से फ्रेंच लिटरेचर से इन्फ्लुएंस होकर वर्क्स लिखे थे, ऐसे ही ये इटालियन लिटरेचर से काफ़ी ज़्यादा इन्फ्लुएंस हुए थे। और दिस एक्सप्लेनेशन इज साउंडर एंड मोर इन अकॉर्ड विद फैक्ट, बट परहैप्स द सिंपलेस्ट एक्सप्लेनेशन इज दैट नो ग्रेट पोइट वॉज बोर्न इन इंग्लैंड ड्यूरिंग द 15th सेंचुरी। कि बेशक से कितनी भी एक्सप्लेनेशन हम दे सकते हैं, लेकिन ट्रुथ यही है कि इस इरा में 15th सेंचुरी में कोई ऐसा ग्रेट पोइट नहीं था जो चौसर के इक्वल स्टैंड करता हो। कुछ इंग्लिश पोइट्री इन द 15th सेंचुरी, कुछ इंग्लिश चौसरियंस थे जिन्होंने चौसर के मॉडल को फॉलो किया था। और हम पढ़ चुके हैं कि उन्होंने वर्सिफिकेशन को फॉलो नहीं किया था, उन्होंने सिर्फ थीम्स को फॉलो किया था। जो थीम्स चौसर ने अपने वर्क्स में यूज़ किया उन्हीं थीम को फॉलो करते हुए इन्होंने अपने वर्क्स लिखे हैं। English Chaucerians of the English poet of the post-Chaucerian period, only 3 deserve notice। 3 जो मेजर पोइट्स हैं
जिनको इंग्लिश चौसरियंस के नाम से हम जान सकते हैं। नंबर 1 है ऑक्लिव, लिडगेट एंड स्केल्टन। द ऑक्लिव एंड लिडगेट प्रोफेस टू बी डिसाइपल ऑफ चौसर, बोथ आर होपलेसली डल। कि ऑक्लिव और लिडगेट जो है वो एक तरीके से डिसाइपल्स हैं चौसर के और डल पोइट्स हैं। ऑक्लिव इज रिमेंबर्ड बिकॉज द ओनली पोर्ट्रेट we have of Chaucer is by him. Lydgate is remembered for the two lines which have become a popular quotation. तो ये ज़्यादा डल पोइट्स ही हैं और कुछ ऐसे इन्होंने भी चौसर को फॉलो तो किया है लेकिन इतना ज़्यादा फेयर लिटरेचर या हम ये कह सकते हैं कि मास्टरपीस लिटरेचर नहीं लिखा है इन्होंने भी। और जो जॉन स्केल्टन है कैन बी समराइज्ड डिसमिस्ड इफ ओनली बिकॉज ऑफ द इंटरेस्ट शोन इन हिम बाय मॉडर्न पोइट्स. His eccentricity is originality. Skelton was certainly original, owing little or nothing or Chaucer or anybody else. His own description of words is revealing. जो चौसर जॉन स्केल्टन है इन्होंने मेजर जो है वो चौसर को फॉलो किया है लेकिन ओरिजिनलिटी नहीं है वर्क्स में। बिकॉज ऑफ हिज रैग्ड एंड जैग्ड words, Pope called him beastly skeleton, and yet it is the roughness of his doggerel-like verses, matched by the roughness of his temper, that seems to have attracted the moderns. His strong point is his satire of the personal kind, coarse and abusive. The most interest of his satire are Colin Clout, Why Come Ye Not to Court. तो जॉन स्केल्टन ने जो है मेजरली एक वर्क है इनका फेमस कॉलिन क्लाउट या फिर उसका सेकंड है वाई कम ये नॉट टू कोर्ट। जॉन स्केल्टन के वर्क्स को जो है वो एडमंड स्पेंसर ने फॉलो किया है और एडमंड स्पेंसर का जो मेजर फेमस वर्क है द शेफर्ड्स कैलेंडर उसमें भी उन्होंने कॉलिन क्लाउड कैरेक्टर को यूज़ किया है। तो जॉन स्केल्टन इसको एडमंड स्पेंसर ने फॉलो किया है। In the first, he lashes out the clergy. In the second, at Cardinal Wolsey, the chief minister of Henry VIII. फर्स्ट में जो कोलिन क्लाउट है उन्होंने जो है वो एक कोलिन क्लाउट जो कि एक क्लर्जी है क्लेसेस आउट एट द क्लर्जी मैन के बारे में है और सेकंड जो है वो कार्डिनल वोल्सोय वाई कम ये नॉट टू कोर्ट इनके बारे में है जो कि चीफ मिनिस्टर थे हेनरी VIII की पार्लियामेंट में। दाउ हिज करेक्टरिस्टिक वेन वॉज सैटेरिकल, हिज रेंज वॉज वाइड एंड ही वॉज कैपेबल ऑफ टेंडरनेस एंड पैथोस एज इन द बुक ऑफ फिलिप स्पैरो ए गर्ल्स लेमेंट ओवर द डेथ ऑफ हर पेट स्पैरो। थर्ड जो इनका इम्पोर्टेंट वर्क है बुक ऑफ फिलिप स्पैरो इस बुक में क्या होता है गर्ल जो है वो लेमेंट करती है उसके पेट स्पैरो की डेथ हो जाती है तो उसके बारे में ये इसका फेमस वर्क है। स्केल्टन वॉज द ट्यूटर ऑफ द फ्यूचर किंग हेनरी VIII और हेनरी VIII के ये ट्यूटर थे ए रेक्टर एंड लर्नड क्लासिकल स्कॉलर थे बट ही प्रेफर्ड क्लाउनिंग इन हिज ओन पोएम। ही इज़ हार्ड टू क्लासीफाई, ऑल दैट कैन बी सेड अबाउट हिम इज़ दैट हिज पोइट्री रिफ्लेक्ट द स्पिरिट ऑफ द डाइंग मिडल एजेस रादर दैन दैट ऑफ द रेनेसा। तो उसकी पोइटिकल फीचर्स जो है वो रेनेसा से नहीं मिलती जुलती हैं बल्कि इसके फीचर्स जो है वो मिडल एजेस से ही मिलते हैं, इसीलिए इसको चौसर का फॉलोवर के कैटेगरी में रखा गया है, इसको इंग्लिश चौसरियंस। स्कॉटिश पोइट्री